नमस्कार, मैं माधव चौपाल डायरी में आप सबका स्वागत करता हूं। अभी इस बीच जो माहौल चल रहा है चुनाव का एकदम चरम पर है। देखिए कल से पहले फेज का नामांकन शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का जो पेच है वो अभी भी लगातार फंसा ही हुआ है कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं कि सीट शेयरिंग क्या हो पाए, जो उसका समीकरण है कैसे बैठे। हमारे साथ है अभी वरिष्ठ पत्रकार कुंदन जी। अब उनसे जानना चाहते हैं कि ये सीट शेयरिंग को लेकर जो माथापच्ची है ये कैसे लग रहा है, कैसे सुलझेगा ये? देखिए, दोनों गठबंधन में माथापच्ची है, महागठबंधन में भी है और एनडीए गठबंधन में भी है। लेकिन ये देखिए, जिस तरह सबसे ज़्यादा अगर खींचतान है वो एनडीए गठबंधन में देखने को मिल रहा है और चिराग फैक्टर बन के रह गए हैं। लगातार कल से बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। उसके अलावा चिराग के साथ कई बार मुलाकात हुई, मंगल पांडे खुद गए हैं, कल रात में उनसे मिले हैं। लगातार अगर हम कहें मान मनोबल का दौर जारी है। चिराग पासवान फिलहाल दिल्ली चले गए हैं, उनके आवास पर बैठक भी हुई, लेकिन अभी तक खुलकर ये बात सामने नहीं आया है कि चिराग पासवान माने हैं या नहीं माने हैं। जितना सीट वो चाह रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी या उनके जो घटक दल है वो देना नहीं चाह रही है। 35 सीट वो चाह रहे हैं, जबकि खबर आ रही है कि 20 से 22 सीट उन्हें मिलने वाला है। उसके अलावा राज्यसभा का भी उन्हें ऑफर किया जा रहा है, एमएलसी के सीट का भी ऑफर किया जा रहा है। फिर भी अगर हम कहें, चिराग सामने आकर कुछ नहीं बोलते हैं, वो सीधे बोलते हैं कि भाई हम साथ हैं तो हैं। लेकिन सीट को लेकर के अगर हम बात करें तो लगातार वो इस तरह का काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी काम कर रही है कि क्लियर नहीं हो पा रहा है। महागठबंधन में भी कमोबेश वही हाल है। कांग्रेस चाहती है कि 50 से 60 सीट चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल चाह रहा है कि नहीं 50 सीट नहीं देंगे, उससे कम में निपटा देंगे। अब देखिए क्या होता है, लेकिन दोनों तरफ हालात वही बने हुए हैं। जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं राजीव जी, बताएंगे कि कैसे अगर चिराग पासवान जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं तो इस बीच में जेडीयू का बयान आया है कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, तो कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा? अगर इनको मनाना है तो कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा? देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ की बात जो करें कि बीजेपी जो है वो चाहती है कि जो गठबंधन हमारा है, जो एनडीए गठबंधन है, वो पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे। लेकिन मान मनोबल जिस तरीके से चल रही है, बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं तो चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चिराग पासवान ने पत्ते नहीं खोले। उनके पार्टी की तरफ से 35 प्लस सीटों की ज़्यादा डिमांड कर रही है, लेकिन ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, हनुमान अपने आप को कहते हैं। लेकिन हनुमान कब तक वो एक तरीके साथ देता है? वो 2020 में भी देखा था किस तरीके से जो बिहारी फर्स्ट के नारे लेकर वो चले कि बिहार और बिहारी फर्स्ट को लेकर वो बाहर हो जाते हैं, फिर चुनाव लड़ लेते हैं, जेडीयू की सीटें कम हो जाती हैं। तो एक बार भरोसा उन पे करना, कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि 2025 में एक साथ जो जरूर लड़े, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जिससे कर खुलकर जो उन्होंने 15 प्लस सीटों की बात कही, नाराजगी भी जताई कि चुनाव आयोग में उनको बुलाया भी नहीं गया, उनको कहा कि बहुत एक तरीके से हमें कम आंका जा रहा है, हम क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है, तो वो भी एक तरीके से नाराजगी खुलकर दिखा रहे। चिराग पासवान को मनाया तो जरूर जा रहा है, यहाँ तक कि आज चिराग पासवान ने बड़ी बात भी कह दी कि जब तक मंत्री हैं तब तक काम कर रहे हैं, मतलब इशारा कुछ और कर दिया है। अब देखना होगा, क्योंकि नित्यानंद राय उनके घर पर जरूर गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उनकी माँ से मुलाकात होती है, वहाँ से चिराग पासवान निकल जाते हैं, चिराग पासवान फिर अपने मंत्रालय में काम करते हैं। लेकिन अभी तक जो है चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। एनडीए में पेच ज़्यादा फंसा हुआ है। इंडिया गठबंधन में अगर बात है तो वहाँ भी जो है डिप्टी सीएम को लेकर जो है, जो जैसे ही मुकेश सहनी है वो एक तरीके से अड़े हुए हैं। अब उस पर भी तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, लेकिन उस पर कुछ सवाल जवाब नहीं, वो अलग तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लेकिन उस पर कुछ भी एक तरीके से नहीं बोला। तो यही है कि दोनों में जहाँ अब नामांकन की बात करते हैं वो तो शुरू हो गए, नामांकन अब होने वाला है, और उससे पहले दोनों जहाँ गठबंधन बड़े गठबंधन है इनका अभी तक एक तरीके से न क्लियर हुआ है। तो मतलब ये साफ है कि पेच दोनों में बहुत भारी है। अब देखना हो कि आज शाम तक या रात तक हो सकता है क्लियर हो सके इन दोनों में। तीन डिप्टी सीएम की अब बात चल रही है महागठबंधन में कि तीन डिप्टी सीएम देंगे, क्योंकि जिस तरह से दावेदारी कर रहे हैं इधर एक तरफा दावेदारी कर रहे हैं मुकेश सहनी जी। अब बात चल रही है कि तीन क्या ये जातीय समीकरण को साधने की बात है कि तीन डिप्टी सीएम देकर के एक जातीय समीकरण को सही किया जाए? देखिए, महागठबंधन घटक दल के जो भी लोग हैं, खास करके कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह सभी जाति के लोगों को संतुष्ट किया जाए और सभी वर्णों का समीकरण जो है वो साधा जाए, सभी वर्ण को लेकर के।
तो जो बातें सामने आ रही है उसमें देखिए मुकेश सहनी शुरू से कह रहे हैं कि भाई मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, हमको सीट कम दीजिएगा, बनूंगा, लेकिन कांग्रेस फिर बीच में कूद गई है। अभी तो खबर आई कि माले भी अब कहने लगा है कि मेरे पास इतना विधायक है और तब हम 19-20 सीट हमको आप नहीं दे रहे हैं, और जिनके पास एक भी विधायक नहीं आप 19-20 सीट की बात कर रहे हैं। तो वहाँ भी अंतर्द्वंद है। डिप्टी सीएम की आप जो बात कर रहे हैं, तो देखिए अभी भी जो सरकार है 2-2 डिप्टी सीएम है, और जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने भी 2-2 डिप्टी सीएम बनाया है। सम्राट चौधरी देखिए किस जाति के हैं, विजय सिन्हा किस जाति के हैं, एक सवर्ण है तो एक अति पिछड़ा है। तो इस तरह का काम वहाँ भी हो सकता है। अब तो यहाँ भी खबर आ रही है कि देखिए मिथिलांचल को साधने के लिए तेजस्वी यादव फुलपरास से चुनाव लड़ने वाले हैं, और 2-2 सीट पर वो लड़ेंगे। राघोपुर भी नहीं छोड़ेंगे और फुलपरास से लड़ेंगे। फुलपरास से क्यों लड़ेंगे? क्योंकि वहाँ पर जो अध्यक्ष हैं उनका मंगनी लाल मंडल, वो वहाँ के रहने वाले हैं, और निश्चित तौर पर ओबीसी वोट पर निशाना साधने के लिए इस तरह का काम किया। जो कि मिथिलांचल में जो राष्ट्रीय जनता दल है वो कमज़ोर है। अगर खुद तेजस्वी यादव मिथिलांचल की किसी भी सीट से लड़ जाते हैं तो पार्टी का मानना है कि हम लोग वहाँ मजबूत होंगे। तो पार्टी में कई तरह की गतिविधियां चल रही है, महागठबंधन में भी और एनडीए में भी चल रही है, और अभी क्या होगा नहीं कहा जा सकता। लेकिन डिप्टी सीएम का जो बात कहें, ये बात चल रही है, और तेजस्वी यादव को 2 जगह से लड़ने का भी बात चल रही है। मिथिलांचल की बात आपने की, इधर तेजस्वी यादव खुद भी मिथिलांचल बोर्ड की स्थापना की बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार कहीं वो मिथिलांचल को साधने की कोशिश कर पाएंगे वहाँ, जिस तरह से मिथिलांचल में एक तरह से लगा एनडीए का ही कर रहा है? देखिए निश्चित तौर पर देखिए लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, शाहाबाद को पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने साधा, अभय कुशवाहा को वहां पर दिया और कुशवाहा वोट को एकजुट किया। कारण रहा है कि देखिए शाहाबाद में क्या हालत हुआ लोकसभा चुनाव में। तो इस बार उसी तरह का प्रयोग वो करना चाह रहे हैं। ओबीसी वोट को साधने के लिए अगर हम कहें तो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले राजपूत जाति के प्रदेश अध्यक्ष थे, जगदानंद जी थे, मंगनीलाल मंडल जी को बनाया गया। मंगनीलाल मंडल दूर दूर तक आरजेडी में थे भी नहीं, उन्हें जदयू से यहाँ पर लाया गया, वो जदयू में थे। यहाँ तक कि सांसद भी जब बने थे तो जदयू कोटे से ही वहाँ सांसद बने थे वो, तो उनको लाया गया। तो कहीं ना कहीं फोकस मिथिलांचल पर है तेजस्वी यादव का, और वहाँ के जो कैंडिडेट हैं, कई कैंडिडेट बदलने का भी चर्चा हो रहा है। पहले से जो आरजेडी के पुरोधा हैं, जो कि देखिए अली फातमी थे, पहले जदयू में चल गए थे, उनको फिर खोज करके लाया गया, हाल के दिनों में आरजेडी में लाया गया है। तो कई कद्दावर नेताओं को फिर से लाने की कोशिश राजद ने किया, और कई नेता आए भी। तो और खुद अब तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि मिथिलांचल में सीट से लड़ें, क्योंकि राजद के बहुत बड़े बड़े नेता जो उधर के हैं, चाहे फातमी हो चाहे मंगनीलाल मंडल जो अब इनके साथ हैं, उन लोगों की राय है कि देखिए भाई आप एक बड़े नेता कोई ना कोई जा करके वहाँ से लड़िए, जिससे कि हवा बनेगा। तो वो साधने का अगर हम कहें तो समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है, और ओबीसी वोटर है वहाँ पर। अब देखिएगा पिछले दिनों देखिए रामदेव भंडारी बहुत बड़े नेता थे राष्ट्रीय जनता दल के, अब वो है नहीं, लेकिन जब तक रामदेव भंडारी रहे तो उन्होंने ओबीसी वोट को वहाँ पर साधने का काम किया। और जो लोग थे मंडल जाति के, जो लोग थे, जैसे मंगनीलाल मंडल चले गए थे, फिर इनको लाया गया। देवेंद्र यादव पहले ही छटक गए राष्ट्रीय जनता दल से, वो इधर उधर कर रहे हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो उनकी राजनीति की चर्चा राजद में नहीं है, महागठबंधन में नहीं है, कहीं भी नहीं है। कांग्रेस के कोई कद्दावर वहाँ पर नेता है नहीं, जो पहले कद्दावर नेता थे, कई बार चुनाव वहाँ पर हार चुके हैं। तो इस स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल मजबूत करना चाहती है तेजस्वी को वहाँ किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वा के। अब देखिए क्या होता है, अगर तेजस्वी वहाँ से लड़ते हैं तो इफेक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि मिथिलांचल में अगर हम कहें तो कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर लाखों वोट से अगर हम कहें राजद के कैंडिडेट आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में 50,000 60,000 के मार्जिन से वहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल मिथिलांचल को अगर राष्ट्रीय जनता दल साधने की तैयारी में लगा हुआ है, कहीं न कहीं उसे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत ऐसे सीट हैं जो उनके पुराने सीट रहे हैं, परंपरागत सीट रहा है लालू यादव का, वो सीट इनके हाथ से निकल गया था। हो सकता है कि अगर तेजस्वी वहाँ लड़े तो वो सीट उनको मिले। इस बीच और भी चर्चा है कि कई सारे जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी टिकट काटने की बात चल रही है, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जो पार्टी में जिन्होंने सही से काम नहीं किया, या फिर जिनकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं है। तो कई सिटिंग एमएलए की टिकट काटने की बात चल रही है। देखिए सबसे बड़ा है कि 20 सालों से सरकार चल रही है। अगर 20 सालों से सरकार चल रही है तो कहीं ना कहीं जो विधायक हैं जहाँ भी हैं, तो उनके खिलाफ अगर वो काम नहीं किए, क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं, उनमें नहीं, तो वो उसको लेकर नाराज़गी लोगों में है।
वो लोकल स्तर पर नाराजगी है। 20 सालों से सरकार अगर विधायक अगर बन रहे हैं 2 बार से बने, तो काम अगर क्षेत्र में नहीं करेगा तो जनता आपको ऐसे भी आपको नकारेगी। तो अगर उनके कट रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पार्टी पहले से सर्वे कराई अपनी चीज़ों को, वहाँ के जनता के वहाँ एक तरीके से चाहे जिला अध्यक्ष हो चाहे जो भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपने फीडबैक लेती है, सब कुछ जानना चाहती है, सब कुछ पता करती है। उसके बाद ही कोई अगर कटता है सीट, अगर कोई भी कट रहा है, कोई टिकट अगर काटे जा रहे हैं, तो उसकी वजह होती है कि आप काम नहीं क्षेत्र में कर रहे हो, आपको लोग नकार दिए हैं, तभी आपका कटार एक तरीके से कटेगा। यही एक फैक्टर हो सकता है कि जो इस पे कटने के, चाहे वो जेडीयू में कट जाए या बीजेपी में काटने की वजह हो या किसी पार्टी में काटते, यही वजह होता है कि अगर काम नहीं करिएगा तो सबसे बड़ा आपका पहले कि जनता आपको नकार देगी, और जनता नकारेगी तो फिर आपको भी पार्टी भाई साइडलाइन करना चाहेगी, क्योंकि अगर नहीं रहिएगा तो वहाँ तो भाई नुकसान तो नहीं ना कराएगा अपनी पार्टी। तो यही चाहती है कि भाई अगर सीट कट रहे हैं, अगर कट रहे तो उस क्षेत्र में काम करके नहीं दिखाए होंगे तो कट रहे हैं, इसलिए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टी तो कटी गई सिटी में। एक और नाम जिसने बड़ी हलचल मचाई, मैथिली ठाकुर। जब से इस नाम की चर्चा हुई, कई लोग उनके खिलाफ भी लिख रहे हैं, कुछ सपोर्ट में भी हैं। तो बात ये चल रही है कि एक पैराशूट कैंडिडेट उतारा जाता है और जो लगातार काम कर रहे हैं उनको टिकट नहीं मिलता है और पैराशूट कैंडिडेट उतारे जाते हैं। तो मैथिली ठाकुर को लेकर के जो जिस तरह से नाम चल रहा है, ये बीजेपी की पॉलिटिक्स अभी अब जो जिस तरह से चल रही है नए लोगों को उतारने में, और वो भी ऐसे लोग जिनकी कोई समझ नहीं है राजनीति को लेकर, ये किस तरह से जनता को प्रभावित करेगी? देखिए, मैथिली ठाकुर को मैथिली से भी अगर एक तरीके से जोड़कर बीजेपी उस क्षेत्र में चाहती है कि उस इलाके को लेकर कि चाहती है कि जो वोट बैंक है, तो मैथिली ठाकुर एक अच्छी गायिका है, आपको पता है उम्र भले कम है लेकिन एक फोक अच्छी गायिका है, तो उसको लेकर भी एक तरीके से बीजेपी को लगता है कि उनको लेने से उनको फ़ायदा है, उस इलाके के उस स्तर को लेकर फ़ायदा है। तो वो हाँ, ये ज़रूर आपने कहा कि पैराशूट कैंडिडेट हैं, अब तो पैराशूट पे पवन सिंह को भी पैराशूट कर सकता है, मैथिली ठाकुर भी कर सकता है, अक्षरा सिंह का भी नाम आ रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं में एक बार नाराज़गी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि देखिए अगर उनको कहीं से भी विनीत पट्टी से मिल जाए या जहाँ से मांग रही हैं वहाँ से मिल जाए, वो अलग बात है, मिले ना मिले अलग, लेकिन वहाँ ज़रूर है कि अगर उनको मिल रहा है, जब उनको चीज़ें मिल रही है, तो कहीं ना बीजेपी एक बात ज़रूर है कि ये चाहती है कि हम सितारों के साथ, जो भी सितारे उनके साथ आ रहे हैं, तो इससे हमारा वोट बैंक बढ़े, उस क्षेत्र के इलाके बढ़े। पवन सिंह को शाहाबाद में लाया गया, ये पता है कि साहब किस तरीके से उनको बाकायदा मिलाया गया। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई, पैर छुआ, उस पर कितनी कंट्रोवर्सी हुई। अब मैथिली ठाकुर को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है सोशल मीडिया पे, आप देख ही रहे हैं उनको लेकर किस तरीके से सपोर्ट में भी, और उनके एक तरीके से जो विपक्ष में वो भी बोल रहे हैं कि कम उम्र में ना समझ है, उनके बाद भी उनको लिया जा रहा है। तो देखिए एक बात, लेकिन बीजेपी सब कुछ देख भाव समझ के करती है। बीजेपी एक बड़ा थिंक टैंक है जो सब कुछ समझता है, और बीजेपी चाहती है कि उस इलाके को लेकर, और जिस तरीके से उनकी छवि है, मैथिली ठाकुर बहुत अच्छा गाती हैं, एक सुनने वाले उनकी छवि भी है और बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, तो वो भी एक फैक्टर है। पवन सिंह को शाहाबाद में कि एक उनका वोट बैंक है, उस तरीके का जो समाज से आते हैं उस वोट बैंक को लेकर। तो देखिए सबको मिला जुला कर ही बीजेपी अपनी सोच समझ ही कर इन लोग को टिकट अगर देगी, और चाहती है कि वोट बैंक और हमारा सीट जो बेहतर बढ़े 2020 से ज़्यादा और बढ़े, यही एक फैक्टर हो सकता है। एक और महागठबंधन को लेकर के जो सवाल है, जिस तरह से लालू यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनको पार्टी से निकाला गया, इधर रोहिणी आचार्य भी लगातार नाराज़ चल रही हैं, तो इस तरह से क्या उनकी छवि को लेकर के जिस तरह से बात चल रही है कि संजय यादव ने हाईजैक कर लिया है पार्टी को, तो इस बीच में ये जो पारिवारिक विवाद है, क्या इस पर भी कोई असर पड़ेगा, उनकी छवि पर, उनकी पार्टी की छवि पर कोई असर पड़ेगा इससे? देखिए फिलहाल जो हालात अभी बना हुआ है और जिस तरह की राजनीति बिहार में हो रही है, डायरेक्ट फाइट राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन वर्सेस एनडीए, तेज प्रताप यादव भले एक पार्टी बना लिए हों, पार्टी के साथ कुछ लोगों को जोड़ लिए हों, क्षेत्र में घूम रहे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है बिहार के चुनाव पर। हो सकता है एक आध सीट जहाँ से वो चुनाव किसी भी पार्टी से लड़ेंगे वो जीत जाएं, महुआ से लड़ें, हसनपुर से लड़ें, जहाँ से भी लड़ें, लेकिन बिहार की राजनीति पर वो असर नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट विरोध वो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। अब देखिए डायरेक्ट वो नहीं कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, गलत है, ये है, दिस है, दैट है, कुछ नहीं कर रहे हैं, या डायरेक्ट लालू यादव का विरोध तो वो नहीं कर रहे हैं। तो मतदाताओं पर वो कोई खास असर उसका नहीं होगा। वो पहले से जिस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि एक सीट उन्हें मिल जाए,
और वो उस सीट से वो चुनाव लड़ लें और वहाँ से जीत करके फिर विधायक बन के आ जाएं, या कई छोटा मोटा पार्टी बनाकर छोटे लोगों को वहाँ पर लड़ाएं और उसके बाद हम चुनाव अपना वोट बैंक दिखा दें कि मेरा पार्टी में भी ये आ गया, जनशक्ति पार्टी को इतना मिला, ये मिला। तो इसलिए बिहार की राजनीति में जन सुराज जरूर एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जन सुराज में जो पीके हैं वो लगातार 2 साल 3 साल लोगों के बीच गए हैं और अपनी बातों को रखे हैं, और कई ऐसे जगह भी हमने देखा है सभाओं में जहाँ के लोग मानते हैं कि भाई पीके जो बोल रहे हैं वो ठीक है, बहुत कुछ होना चाहिए बिहार में। अब क्या होगा उनका भी कोई भरोसा नहीं है, उनको कितना वोट मिलेगा, कितना कैसा प्रत्याशी लाएंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन जन सुराज के अलावा और चौथा फैक्टर बिहार में कहीं नहीं दिख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जनसुराज के अलावा कोई चौथा फैक्टर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। मेन जो कॉन्टेस्ट है वो एनडीए और बना महागठबंधन का ही है बिहार में। तो ये पूरी स्थिति है। यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की कि कैसा माहौल है अभी चुनाव को लेकर के। जुड़े रहिए चौपाल डायरी के साथ। नमस्कार।